हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का सेकेंड ईयर का पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल, जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है कि मैम इसका सिलेबस नहीं है। इसकी जो बुक है वो कम से कम 300 पेजेस के अराउंड है और इसी में जो है वो 11 मॉड्यूल जो है वो इस बुक में दिए गए हैं। उसमें कम्युनिकेशन की हो, इंग्लिश लैंग्वेज की हो, कंप्यूटर के बारे में हो, और जो बेसिक जो है वो हमें एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उन सभी के बारे में जो है वो बात की गई है। तो इसको आज हम जो है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी मदद से जो है वो चीज़ों को देखेंगे। और इंग्लिश और हिंदी में दिए गए हैं, बट कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट वाले बड़े क्वेश्चन है वो हिंदी में ही है। बट आप लोग जो है वो इजीली, क्योंकि मैंने इसलिए इसको इंग्लिश नहीं कर पाई हूँ क्योंकि टाइम की वजह से, ठीक है, और आप लोगों को सही टाइम पे कंटेंट मिल जाए ताकि आप लोग उसको देख सको, उसको रिवाइज कर सको। इसलिए जो है वो चीज़ें आपके लिए शॉर्ट टाइम में जो है वो ये प्रिपेयर की है मैंने सारी चीज़। तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कहाँ आप लोग जो है वो पीडीएफ ले सकते हो। पहले ये वीडियो को जो है वो पूरा अंत तक देखिएगा, अच्छे से चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। बाद में एक बार इस पीडीएफ को दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट चीज़ें जो है वो कभी बार रिवाइज होती हैं और उसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो हमें मदद करते हैं कि कैसे जो है वो पेपर आता है, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक बिल्डअप करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है क्वेश्चन, कि जो के थ्रू जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको राइट्स की बात की गई थी। तो क्या वो आरसीआई एक्ट था, या इक्वल राइट एक्ट था, या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था, या मेंटल हेल्थ एक्ट था। मीन्स कि किस एक्ट के थ्रू जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों बच्चों को, जहाँ लोगों को राइट्स मिले थे। तो वो जो है वो हमें पता है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2060 के अधिनियम जो था, जो एक्ट था, उसी के थ्रू जो है वो राइट्स की बात की गई थी कि उनको इक्वल राइट है। तो ये इसमें राइट जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी फर्स्ट, पहले हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी था तो इसीलिए उसको जो है वो राइट्स के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि उसको रिमूव करके ये नया एक्ट जो है वो लाया गया था उनके राइट्स के लिए। तो ये जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एडवांसिंग एट द वर्क प्लेस। तो कौन सा जो है वो हेल्प करता है, जैसे वर्क प्लेस में जहाँ वर्क कर रहे हैं तो कौन सी जो है वो चीज़ हेल्प करेगी। क्या ऑनेस्टी, जहाँ ड्रेसिंग सेंस हमारी कैसी है, जहाँ हाई एकेडमिक अचीवमेंट, जहाँ फैमिली बैकग्राउंड। तो हमें पता है कि हमें अगर एडवांस होना है किसी भी वर्क प्लेस में तो हमारी जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो जो है वो हमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड है। वर्क प्लेस के बारे में ही चीज़ें जो है वो अराउंड घूम रही हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी की बात जो है वो यहाँ की गई है इस एग्ज़ाम में। थर्ड जो है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गोल इन द स्टेटमेंट। अ गोल इज़ व्हाट यूर डिज़ायर इन योर लाइफ। सो इसमें जो है वो क्या है, क्या हमें डिज़ायर जहाँ अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है, रिकमेंडेशन की, सॉरी फॉर दैट, कि डिज़ायर जहाँ रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ डिज़ायर प्लान प्लस एक्शन की, जहाँ डिज़ायर प्लस प्लान प्लस एक्शन। तो हमें पता है कि जब हम अपनी डिज़ायर लाइफ चाहते हैं तो उनके लिए हमें एक प्लान और एक्शन जो है वो होना चाहिए। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फोकस ऑन सोली ऑन द टेक्निकल स्किल। तो यहाँ क्या है, सोली मीन्स कि केवल जो है वो तकनीकी कौशल पर ही केंद्रित है। तो ये नहीं है, हमें जो है वो डिफरेंट आस्पेक्ट भी जो है वो इसमें, हमारी कम्युनिकेशन स्किल हो, हमारी कंप्यूटिंग स्किल तो है ही है, बाकी अदर जैसे हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें भी जो है वो उसमें मेन इम्पॉर्टेंस है। ओनली जो है वो केवल तकनीकी कौशल नहीं है। सेकंड जो है वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैस ये राइट है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसी के थ्रू ही हम प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं, वो एक वे है। यस। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंक्लूसिव इज़ द एसेंशियली फॉर द हैपनिंग एंड द ग्रोथ
ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन अ वर्क प्लेस। यस, तो हम वर्क प्लेस में यही बात करते हैं कि हमें सभी के लिए जो है वो क्या है, हैप्पीनेस होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस देना है, और सभी के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, एसेंशियली है। ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या है, आंसर सही है। ये पहला वाला गलत है, और आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, एक बार रीड करोगे तो आपको जो है वो जो नए क्वेश्चन भी आएंगे इसी के इर्द गिर्द बनेंगे और आप उसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है कि स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ कहें उसको वन स्टेटमेंट वन वर्ड जो आंसर आते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं उसके साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट डू वी कॉल द वे ऑफ पीपल शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एट द वर्क प्लेस। जब जो है वो एक दूसरे से लोग जानकारी साझा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। हमें पता है कि तो हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी जो भी बात को एक्सप्रेस करना होता है उनको हम किसके थ्रू करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। और वर्क प्लेस में भी हम सेम ही चीज़ें जो हैं वो करते हैं। सेकेंड क्या है हमारे पास, डिफाइन द वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अब वर्क प्लेस में आपको कैसी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मीन्स विभिन्नता देखने को मिलती है। तो वो कैसी होती हैं, एज अलग होती हैं, क्योंकि सभी जो एम्प्लॉयज़ है वो एक ही एज के तो नहीं होंगे, उसमें डाइवर्सिटी होगी। और सभी सेम जेंडर भी नहीं होंगे, कोई गर्ल्स होंगी, कोई बॉयज़ होंगे। इज़ इट राइट। देन रिलीजन, सभी का रिलीजन जो है वो एक समान नहीं होगा। जब भी वर्क प्लेस में होंगे तो आपको बहुत सारा सेम, जैसे क्लासरूम में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसी प्रकार से आपको जो वर्क प्लेस है उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लैंग्वेजेस, सभी की लैंग्वेज एक नहीं होगी, ठीक है, कोई हो सकता है कि किसी की लैंग्वेज मदर लैंग्वेज और हो, किसी की और हो सकती है। कल्चर सभी का अलग होगा। एबिलिटी, सभी की क्षमता अलग होगी। बैकग्राउंड जो है वो अलग होगी, बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग हो सकती हैं, और बट वो सभी जो है वो एक प्लेस पे काम कर रहे हैं। ये सारी विभिन्नता जो है वो हमें वर्क प्लेस में देखने को मिलती है। इज़ इट राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच स्किल हेल्प अ पर्सन थिंक क्लियरली, सॉल्व प्रॉब्लम, इंगेज इन अफेक्टिव डिस्कशन एट अ वर्क प्लेस। सो कौन सी जो है वो थिंकिंग हेल्प करती है, तो हमें पता है क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्टिव तरीके से जो है वो सॉल्व करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो आप लोगों के क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 5 करने थे, 3 मार्क्स का था एक। तो सबसे पहले क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑफ सेल्फ स्टडी इन एम्प्लॉयमेंट। तो जो सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ अध्ययन करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंट है। एक तो वो अपनी नॉलेज एंड स्किल को इन्हेंस करते हैं। दूसरा जो है, मीन्स जैसे कोई होता है ना कि अपनी स्किल के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए पढ़ते हैं कि इसको आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई गाइड नहीं कर रहा है। तो वहाँ जो है वो उनकी नॉलेज बढ़ रही है, उनकी स्किल बढ़ रही है, और हेल्प हो रही है लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से। वो जो है वो उनको हेल्प मिल रही है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उनका बूस्ट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे वो अपनी सेल्फ स्किल्स को बढ़ाएंगे, सेल्फ स्टडी को बढ़ाएंगे, तो उनकी जो है वो क्या होगी, उनकी अपॉर्चुनिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और इंडिविजुअल जो है वो क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंसी जो है वो बनेगी। सेकंड क्वेश्चन था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो राइट डिसीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिजॉल्व करने में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है वर्क प्लेस में, उसको सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वर्क एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है, और इम्प्रूव करने के लिए टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। इज़ इट क्लियर। तो ये सारी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, हमें जो है वो गाइड भी करती है कि जैसे ये चीज़ें ऐसे होनी, ये ऐसे करना है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जब करते हैं तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलप होती है, हमें चीज़ें, आइडियाज़ आते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट इन ऑफिस। जब जो है वो वर्क प्लेस में कभी बार ऑनलाइन जो है वो पेमेंट करते हैं, कैश नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि तो टाइम सेव होता है। दूसरा एक सिक्योर एंड फास्ट ट्रांजैक्शन होता है कि हम
जब भी जैसे मान लो कि कभी बार किसी को पेमेंट किया, ऑनलाइन किया, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहती है। कभी भी कोई पूछे कि जैसे तुमने ये पैसे कब दिए, तो हम इमीडिएटली जो है वो उस टाइम को, उसको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को अपनी को देखकर जो है वो चीज़ों का एक प्रूफ रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। रिड्यूस करता है नीड टू कैश कैरी, तो कैरी हमें कैश जो है वो कैरी नहीं करना पड़ता, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है वो सिक्योर रहता है, और पेमेंट कैन बी मेड एनी टाइम एंड एनी वेयर जो है वो हम कर सकते हैं। ये जो है वो बेनिफिट्स हैं जो ऑनलाइन पेमेंट ऑफिस में होती हैं। देन क्या है, द रोल ऑफ डिजिटल स्किल इन द मॉडर्न जॉब मार्केट। सो डिजिटल जो स्किल्स हैं उसका क्या रोल है जो मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले तो एक तो अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। वर्किंग ऑनलाइन जो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन काम करना, घर पे बैठे जो है वो आजकल लोग काम कर रहे हैं। ये जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा रहा है और काम को भी इजी कर रहा है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है। द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बिकम अ पॉसिबल। सो नई नई तकनीकें जो है उनका पॉसिबिलिटी हो गई है। पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि एजुकेशन जो है वो हम घर पे बैठे भी ले सकते हैं। हमें और बहुत सारी चीज़ें, आजकल कितने सारे सोर्सेज हैं, हम कहीं से भी जो है वो किसी भी प्रकार की अगर नॉलेज चाहिए तो हम जो है वो ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्किल्ड टीचर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम जो है वो गाइडेंस, एजुकेशन के बारे में हो, किसी भी प्रकार की नॉलेज के बारे में अगर हमने जानना है, अपनी नॉलेज में वृद्धि करनी है, तो हम जान सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ओनली। एंड इट हेल्प्स इन सेइंग द अहेड ऑफ द कंपटीशन। सो हम जो है वो क्या है कि कंपटीशन को ही नहीं ली, उससे ऊपर जो है वो आगे जा रहे हैं, कि हम ये नहीं है कि उससे कंपटीशन करें, उससे हम अपनी जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंसी को, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो अपनी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन द करियर ग्रोथ। सो करियर ग्रोथ के लिए क्या है हमारे पास, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक गुड रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना है, टीम वर्क इम्प्रूव करना है, लीडरशिप स्किल जो है वो उनको डेवलप करना है, एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है टीम्स के बीच में उनको जो है वो रिड्यूस करना है। एंड ये क्या करना है कि जैसे इट्स अगर जो है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो हमारा जो करियर है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि जैसे प्रमोशन होती है तो वो किसके बेस पे होती है कि हमारी जो प्रीवियस जो किस तरीके से हमने जो है वो अपने कलीग्स के साथ जो है वो काम किया है, हमारा कैसा बिहेवियर रहा है, उन सभी का जो है एक्सपीरियंस या उन सभी का जो एक रिकॉर्ड होता है वही हमारी प्रमोशन में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है वो आपके बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें जो है वो क्या है, टीम वर्क कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए, कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ एक टीम वर्क कर रही है तो वो कैसे जो है वो सक्सेस दिलाएगी। तो हमें पता है कि टीम वर्क रेफर करती है मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक साथ जो है वो काम कर रहे हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल के ऊपर, कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक कॉमन होता है सभी के लिए, उसी के लिए सभी जो है वो काम कर रहे होते हैं। और इसमें जो है वो कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन करते हैं जो टीम मेंबर्स है एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर डिसीजन लिया जाता, प्रॉपर जो है वो वर्क ऑफ डिवीज़न होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को जो है वो उनको पता होती है कि जैसे मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और इफेक्टिव टीम वर्क जो है वो इन्हीं सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और प्रॉपर जो है वो वर्क डिवीज़न होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपस में अगर डिवाइडेड होगी तभी जो है वो एक इफेक्टिव टीम वर्क जो है वो हो सकता है और तभी जो है वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सकती है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, कंट्रीब्यूशन करता है क्या क्या, एक तो इन्हेंस करता है क्वालिटी को और स्पीड ऑफ वर्क, जो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की है तो वर्क की स्पीड भी जो है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। और आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, सभी जो है वो अपने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें क्रिएटिव सोल्यूशन जो है वो, और
हमें जो हमारे पास आइडिया है हम दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरे जो है हमारे साथ करते हैं, तो हमें वो चीज़ें जो है वो डबल हो जाती है, हमारी नॉलेज भी इनहेंस होती है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है इससे। और असिस्टेंस इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो जो सभी हैं वो क्या है, किसी तरीके की अगर डिफ़िकल्टी आई है उसको रिजॉल्व करने में भी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, और सभी जो है वो एक साथ काम करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन होता है सभी का कि बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर चलते हैं, और इन्हेंस करते हैं कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। टीम वर्क की स्ट्रेंथन, जो ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेशन, वो सभी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव एंड हार्मोनियस वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है वो बनाता है। फिर इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिलती है, एंड अचीवमेंट कर पाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं। जब एक साथ काम करेंगे कोऑपरेटिव के साथ, तो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करेगी और अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर पाएगी। तो ये था हमारा जो है फर्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से जो है वो टीम वर्क जो है वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाती है। ये हिंदी में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक्सप्लेन हाउ एन एम्प्लॉयज़ वर्क एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एक्वायरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने आपको बोला कि जो मॉड्यूल, इसमें 11 मॉड्यूल जो इस पेपर में दिए गए हैं, जब आप बुक देखोगे तो उसमें इंग्लिश के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो एक बुक बहुत ही ऑथेंटिक है और एक सही सोर्स है। अगर हमने इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, सॉफ्ट स्किल के बारे में जानना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें, कंप्यूटर में भी आप लोगों को बताया कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, PDF हो, वर्ड फाइल हो, कैसे एक्सेल फाइल बनानी है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़कर चीज़ें, तो हमें क्या कैसे एडिटिंग, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें बताई गई है। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश जो है वो एक करंटली जो है वो हमें पता है कि वर्ल्ड प्राइमरी लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल के साथ हमें जोड़ती है। ग्लोबली चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो हमारे लिए इंग्लिश ही जो है वो एक सोर्स है, हमारे लिए तो एक एसोसिएटिव ये लैंग्वेज मानी जाती है। बट इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एसेंशियली है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रोफेशनल ग्रोथ में जो है वो हेल्प करेगा। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ अगर काम करना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, तो इसलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होगा कि फैसिलिटेट करेगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इज़ इन प्रिपेयरिंग द ईमेल, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट। अगर मान लो हमें आती है इंग्लिश अच्छी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, ईमेल सेंड करना हो, रिपोर्ट्स भेजना हो, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी रिकॉर्ड रखना हो, तो उसके लिए इंग्लिश में जो है वो ईजी रहता है। अब लैपटॉप में भी आप काम करोगे तो हिंदी टाइप नहीं करोगे, आपको इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी वर्क एफिशिएंसी को भी जो है वो बढ़ाती है। बेटर कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स अगर मान लो कि नेशनल या इंटरनेशनल है, तो उनके साथ भी जो है वो एक बेटर कम्युनिकेशन बनाती हैं, ठीक है। और क्रूशियल रोल अदा करती है कम्युनिकेशन में। नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम उनकी नीड्स को, एंड एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि जहाँ भी हम वर्क एम्प्लॉय एज अ काम कर रहे हैं तो उनको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं जो भी हमारे पास आते हैं। अगर हम उनकी, क्योंकि इंटरनेशनल है तो वो तो हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं जानते होंगे, तो उनके साथ हमारे पास एक ही वे है, इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है, बूस्ट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंक्रीज़ करता है एम्प्लॉयमेंट एंड अ प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर सही इंग्लिश स्किल है हमारे पास और नॉलेज है हमारे पास, तो हमारी जो इंग्लिश स्किल है वो क्या करेगी, हमारी जॉब को भी सिक्योर करेगी, ठीक है, और प्रमोशन के लिए हेल्प करेगी। हो सकता है कि जो मेन लीडर है वो हमें लीडरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्डअप होगी अगर हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है। इसीलिए जो है वो आप सभी को मैं कहती हूँ हमेशा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलती हूँ कि जैसे ये नहीं है कि आप सभी चीज़ें हिंदी में ही पढ़िए,
आप इंग्लिश को भी, इसीलिए मैं उनको कंटेंट जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में देती हूँ। और जब मैं पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश से ही मेनली एक्सप्लेन करती हूँ और हिंदी वो पढ़ते हैं। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि इंग्लिश टर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप इंग्लिश, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारी टर्म्स हिंदी में कभी बार समझ नहीं आती हैं जो कि इंग्लिश में ईजीली समझ आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको भी और थोड़ी सी नॉलेज मिलती है ना इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। और प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग इंटरनेशनल कंपनीज, एक्सेस द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हम जो है वो इन्हीं के थ्रू जो है वो जान पाते हैं। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो अफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे एक्सप्लेन करना है हमें इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है। तो हमें पता है कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीके से प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को या इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और ये इफ़ेक्टिव तभी कहलाता है जब जो है वो एक तरीके से उचित हो, ठीक है, और उससे हमें फीडबैक भी मिलती हो जो भी चीज़ें हम कह रहे हैं। और इफ़ेक्टिव होने के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन है, एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कंसाइज होना चाहिए एंड करेक्ट होना चाहिए एंड उसमें कर्टसी होनी चाहिए। और फीडबैक हमें, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फीडबैक। जैसे अब मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि जैसे आप लोग जब वीडियो देखते हो तो कमेंट में लिखा करिए कि जैसे आपको समझ में आया, नहीं आया। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करोगे, मुझे भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि जैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चों तक पहुँच रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। बहुत मतलब करते ही नहीं है बच्चे कमेंट, बिल्कुल नहीं करते हैं। मे बी मैं बोलती नहीं हूँ इसलिए वो नहीं करते हैं, देख कर चले जाते हैं। बट आप लोगों के कमेंट जो है वो मुझे और मोटिवेट करेंगे और इसके प्रति मैं और चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। वो तो करनी ही है, बट थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ अगर कोई गलती भी है तो आप लोग बताओ मुझे कि यस मैम यहाँ आप लोग गलत कर रहे हो जहाँ। तो मेरे लिए भी ये सीखने का ही माध्यम है। आप सभी मीन्स जो लर्निंग है ये नहीं है कि 1% बहुत ज़्यादा, ये रेसिप्रोकल लर्निंग होती है। कुछ चीज़ें आपसे मैं सीखती हूँ, कुछ आप मुझे सिखाओगे, मैं तो सभी दोनों ही तरफ से जो है वो क्या है लर्निंग होती है। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन में स्पेशली, ठीक है। और अब अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो जो है वो हमारी बेहतर समझ विकसित करने के लिए, कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए टीम वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी भी तरीके की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको कम करने के लिए ज़रूरी है, और उसमें ग्रोथ करने के लिए कि जो हमारा वर्क है उसमें वृद्धि हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा अफेक्टिव कम्युनिकेशन। और गुड रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब टाइप्स क्या है कम्युनिकेशन के, ये हम आप लोगों को हो पता होगा क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन का पेपर पढ़ा था। उसमें वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि बोलकर करते हैं, रिटन एक्सपीरियंस जैसे ईमेल, रिपोर्ट्स, नोट्स, संदेश किसी भी तरीके का होता है। नॉन वर्बल आपको पता ही है, साइन लैंग्वेज में भी है, हाव भाव जो एक्सप्रेशन करते हैं, जेस्चर करते हैं किसी भी प्रकार का, वो सारा नॉन वर्बल है। देन विजुअल कम्युनिकेशन है जिसमें चार्ट, ग्राफ्स, वो सारे पोस्टर आ जाते हैं। ये सारी जो है वो टाइप्स और इनके इम्पोर्टेंस और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है अगर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, ग्रो करना है। नेक्स्ट क्या है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। अब वर्क फोर्स मीन इसमें जो एक वर्क फोर्स है उसमें डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, और हमने देखा है कि लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, रिलीजन हो, एज हो, किसी भी तरीके की जो बैकग्राउंड है वो सभी क्या है, अलग अलग है। मीन्स जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं एक जगह पे उनमें डाइवर्सिटी है। जैसे हम क्लासरूम में देखते हैं सेम तरीके से इसमें देखते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, उसके बारे में इन्होंने बोला है कि चर्चा करो, और उनको दूर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में इसमें लिखना है।
तो क्या क्या आती हैं, पहले तो जो बैरियर्स कह लो, लिमिटेशंस कह लो, कौन से हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर आता है, ठीक है, जैसे सभी का लैंग्वेज अलग हो सकती हैं, कोई हो सकता है साउथ से आया हो और नॉर्थ में वर्क करने के लिए, तो उसको जो है वो अपनी लैंग्वेज आती है जो इंग्लिश आती हैं, बट इसीलिए उन्होंने इंग्लिश की इम्पोर्टेंस दी है। अगर नॉर्थ में आया है तो मे भी हो सकता है कि किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी ही जानता हो, तो वहाँ क्या है, बैरियर हो जाएगा। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, जो साउथ वाले हैं उनके लिए डोसा इडली ही उनका जो है वो स्टेपल फूड है, और हमारे वाले जो नॉर्थ वाले हैं उनके लिए रोटी सब्जी होनी चाहिए। तो ये भी जो है वो क्या है, कल्चर डिफरेंस है। तो उन सभी को कम करना है, वर्कफोर्स में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बट इससे जो है वो क्या है कि गलत फैमिली भी बढ़ जाती है, मतभेद हो जाते हैं कि हमारा ये है तुम्हारा ये है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कभी बार, कास्ट के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पे हो, एज के आधार पे हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। और एक प्रिजुडाइज भी होता है कि पूर्व अवधारणाएं बना लेते हैं, हम सोचते हैं कि ओके जो ये वाले लोग हैं वो बहुत हाई फाई होते हैं, ये वाले जो है वो ऐसे होते हैं, जो नॉर्थ वाले ऐसे हैं, साउथ वाले ऐसे हैं, वैसे प्रिजुडाइज जो है वो नहीं होना है। बट ये वाले जो है वो प्रिजुडाइज जो बने होते हैं वो एक तरीके से वर्क जो फोर्स में डाइवर्सिटी है उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कभी बार कोई खुलकर जो है वो बात नहीं करता है, कम्युनिकेशन जो है वो सही से नहीं होता है, वहाँ टीम वर्क जो है वो प्रभावित होती है, क्योंकि सही जो हम चीज़ आउटकम चाहते होते हैं किसी न किसी कारण से जो है वो अगर कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ है तो उसके कारण जो है वो कभी बार जो आउटकम है वो नहीं मिल पाते। तो ये सारी हमने बाधाएं देखी हैं। नेक्स्ट जो है वो इनमें अब किस तरीके से हम जो है वो इनको समाधान ला सकते हैं। एक तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को प्रोवाइड करनी है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है, और डाइवर्सिटी और जो हमारी संवेदनाशील है उनको हमें सभी को क्या करना है, ट्रेन करना है, और अफेक्टिव कम्युनिकेशन को हमें बढ़ावा देना है। और जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उन सारी डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जैसे कि हमने जो 17 आर्टिकल है उसको क्या किया है, ख़त्म किया है कि इसीलिए कि किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसी नीतियाँ बनानी है कि जिसमें जो है वो किसी प्रकार का जो मतभेद है वो ना हो, भेदभाव हमें नहीं करना है किसी के साथ में, ऐसा जो है वो हमें वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है वो बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो है वो जो रोजगार है उसमें कौशल को विस्तार से स्पष्ट करने की बात की गई थी। तो आपको पता है 21st सेंचुरी के लिए ही जो NEP 2020 है उसमें बात की गई है कि हमें क्या करना है कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो हमें उनकी इम्प्रूव करनी है, टीम वर्क बिल्ड करना है, बच्चों में लीडरशिप की भावना लानी है, डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी जो है जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, जो इंडिविजुअल डिजिटल चीज़ें हैं उनको बच्चों को वो लिटरेसी प्रोवाइड करनी है, टीम मैनेजमेंट हो, अडेप्टेबिलिटी हो, क्रिएटिविटी हो, ये सारी जो है वो स्किल 21st सेंचुरी यही कहती है कि हमें बच्चों को एक सक्षम बनाना है, इंडिपेंडेंस बनाना है और स्किलफुल बनाना है, ना कि उनको रोट मेमोराइजेशन। इसीलिए जो है वो पहले चीज़ें क्या थी, लेक्चर मेथड के थ्रू थी, टीचर सेंटर्ड थी सारी चीज़ें, इसीलिए अभी चाइल्ड सेंटर्ड है और स्किल पर जो है वो फोकस किया जा रहा है कि बच्चे जो है वो स्किलफुल होने चाहिए और सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए। अब क्यों ज़रूरी है जी 21st की जो स्किल्स हैं, क्या होगा कि इससे बच्चों को जो है वो जो भी अपॉर्चुनिटी है उनमें वृद्धि होगी, ठीक है, और उसमें जो है वो बच्चे कुशल होंगे, स्किलफुल होंगे, उनके जो करियर है उनके विकास में हेल्प मिलेगी, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें वृद्धि होगी। और जैसे जैसे हमारा जो अभी बदल रहा है इन्वायरमेंट की, मीन्स उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती थी,
तो अभी कैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को ढाल पाएंगे। तो ऐसा जो है वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो 21st सेंचुरी के कही गई हैं कि केवल जो है वो हमें सिर्फ बच्चे की व्यक्ति के करियर विकास के लिए नहीं बल्कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव और सफलतापूर्ण मीन्स अचीवेबल जो है वो उस चीज़ों को बनाना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो वो सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। बच्चा जो है वो डिजिटल भी साक्षर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए और जो है वो क्या है जो अडेप्टेबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को देखकर उसको चीज़ों को अडेप्ट करना है। ये नहीं रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए बच्चों में, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए और कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो कि आप लोगों का जो एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल वाला पेपर है उसको हमने डिस्कस किया है। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें यही एम्प्लॉयबिलिटी के रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाएंगी और इस पीडीएफ को मैं जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। वहाँ से आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और उसको चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको उसमें बहुत सारी पहले भी पीडीएफ दी गई हैं, ठीक है। सो होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा ये पेपर, ठीक है, जो मैंने सॉल्व करवाया है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो मैसेज कर दें इसमें कमेंट बॉक्स में। सो आई विल ट्राई टू आंसर इट, ओके। सो थैंक यू सो मच और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना जिनका भी कल पेपर है ताकि वो भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। और प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा था ये वीडियो, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी सी फीडबैक मिले और नेक्स्ट आपके लिए क्या प्लान होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे आपने, क्योंकि आप सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं तो आप लोगों का ये एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लान क्या है उसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ताकि आप लोग जो है वो स्पेशल एजुकेटर बनना है, अभी गवर्नमेंट सर्विस लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस लेनी है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अभी से रेडी करनी पड़ेगी उसके बारे में हम जो है वो अपकमिंग वीडियो में जो है वो बात करेंगे। कल का एग्ज़ाम देकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद में आपने सोना नहीं है, कंसिस्टेंसी अभी जो है वो बनाई रखनी है, ठीक है। एक दिन रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद में जो है वो मंडे से आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीटेट हो, DTET+B हो, उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और मैं आप लोगों को गाइड करूँगी यस कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। ये सब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो है वो इस पेपर पर फोकस करो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।